नमस्कार, मैं प्रकाश काजलेट रॉयल एकेडमी द्वारा निर्देशित सीरीज भाग्य विधाता में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है सरकार और सरकारी नौकरी। और इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक सरकार कैसे काम करती है और सरकार के अधीन कौन कौन सी सरकारी नौकरियां होती हैं। तो सबसे पहले, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला जो अंग है उसे हम कहते हैं विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, जिसका कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। और जो दूसरा अंग है उसका नाम है कार्यपालिका, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। और इसका काम होता है कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करना। और तीसरा अंग है न्यायपालिका, इसे हम कहते हैं जुडिशरी। और इसका कार्य होता है कि जो कानून बनाए गए होते हैं अगर उससे संबंधित कोई विवाद होता है उन विवादों का निपटारा करना। लेकिन हमारा इसमें जो टॉपिक है वो है सरकार और सरकारी नौकरी। तो जो सरकारी नौकरी है हम उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सरकारी नौकरी सरकार के इन 3 अंगों में से जिसके अधीन आती है उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव को हम आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव में इंटू से कार्यपालिका। और कार्यपालिका में जो पहला भाग है वो है आपके पास अस्थायी कार्यपालिका या फिर टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। और इस टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। और इसका दूसरा भाग है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में इंटू से की स्थायी कार्यपालिका। अब इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में हमारे पास आते हैं जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में से भी वो लोग जिन्हें केंद्र सरकार में कोई ना कोई मंत्रालय दिया जाता है या राज्य सरकार के अधीन कोई ना कोई विभाग दिया जाता है। और इस कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं इनका चुनाव एक निश्चित समय के लिए ही किया जाता है। जैसे कि एक सरकार का चयन 5 साल के लिए होता है। और जो दूसरा भाग है वो है आपका स्थायी कार्यपालिका। और सरकारी नौकरियां जो हैं चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो या फिर राज्य सरकार के अधीन, वो सभी इसी स्थायी कार्यपालिका के अधीन आती हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं या फिर सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने सिस्टम में किस तरह से विभाजित किया हुआ है। तो जो सरकारी नौकरियां हैं उन नौकरियों को सरकार ने ग्रुप्स में डिवाइड किया है और उन ग्रुप्स को फर्दर लेवल में डिवाइड किया जाता है। अगर हम इसके ऊपर बारी बारी से चर्चा करें तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, सबसे पहला ग्रुप है ग्रुप ए, फिर ग्रुप बी, फिर ग्रुप सी एंड डी। और ये जो ग्रुप सी एंड डी है ये 7th पे कमीशन के बाद मर्ज किया गया। इससे पहले सी और जो डी ग्रुप है वो दोनों अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन अब बात ये है कि मैंने आपको बताया कि जो आपके ग्रुप्स हैं उन ग्रुप को लेवल में भी डिवाइड किया गया होता है। तो भारत में केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकारों के अधीन कुल जो नौकरियां हैं उनको 18 लेवल में डिवाइड किया गया है। 18 लेवल में से 1 से लेकर 18 तक कुल 18 लेवल हुए। और इन 18 लेवल्स में से जो लेवल है वो इन ग्रुप ए, बी, सी एंड डी इन ग्रुप के अंदर कैटेगराइज्ड हैं। और जो सबसे पहला ग्रुप है ग्रुप ए, उसमें जो नौकरियां आती हैं, जो सरकारी नौकरियां आती हैं वो आती हैं लेवल 15 से लेकर 18 तक। और उसके बाद फिर बात करते हैं ग्रुप बी की। तो जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका गेजेटेड ग्रुप बी और दूसरा है नॉन गेजेटेड ग्रुप बी। और अगर हम लेवल की बात करते हैं तो लेवल में गेजेटेड ग्रुप बी में जो नौकरियां आती हैं वो आती है लेवल 10 से लेकर लेवल 14 तक। और जो आपका ग्रुप बी नॉन गेजेटेड में जो नौकरियां आती हैं वो नौकरियां आती हैं आपके पास लेवल 6 से लेके 9 तक। और उसके बाद आपके पास लेवल बच गए 1 से लेके 5 तक। उस लेवल की जो नौकरियां हैं वो आती हैं आपके पास ग्रुप सी एंड डी में। और इसके बाद
हम इन सभी चीज़ों को बारी बारी से एक एक करके समझने वाले हैं कि किस किस ग्रुप में या किस किस लेवल में कौन कौन सी नौकरियां जो है वो आती हैं। अब इसमें हम सबसे पहले जिसे डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में मैंने आपको बताया कि कुल 18 लेवल में से जो नौकरियां आती है वो आती है आपकी 15 से लेकर के 18 तक, लेवल 15 से लेकर के 18 तक की नौकरियां ग्रुप ए में। फिर भी अगर हम इसके ऊपर थोड़ा और गौर करें तो किस तरह की जो नौकरियां हैं वो इस ग्रुप में आती हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि ग्रुप ए के अधीन जितनी भी नौकरियां आती हैं या जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति या चयन इस लेवल में इस ग्रुप में होता है, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के अधीन होती है। और इसमें जो नौकरियां आती हैं इनमें हम जैसे देख सकते हैं, इसमें सबसे पहली जो नौकरी है या सबसे पहली जो जॉब है वो है कमीशन्ड ऑफिसर फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्मी में या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जितनी भी कमीशन्ड पोस्ट हैं या जितनी भी कमीशन जॉब्स हैं, उन सभी की जो नियुक्ति है वो ग्रुप ए के अधीन की जाती है। और उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज, उसके बाद वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो होते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भारत में, जैसे कि DRDO, इसरो, CSIR, BARC, इनके जितने भी जो वैज्ञानिक रहते हैं उन सब की नियुक्ति भी ग्रुप ए के अधीन की जाती है। और उसके बाद आते हैं आपके इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज में भी IAS, IFS, IRS, IRTS, इन सभी की नियुक्ति भी ग्रुप ए के अधीन की जाती है। और इनका लेवल रहेगा आपका 15 से लेकर के 18 के बीच में। लेकिन जो आपके क्लास 1 जिन्हें हम कहते हैं, लेवल के हिसाब से उनका जो जिक्र है वो होता है आपका लेवल 10 से लेकर के 18 के बीच में। तीन चीज़ों के ऊपर हम बाद में भी एक एक करके चर्चा करेंगे कि इन सब की नियुक्ति कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है और कैसे कैसे ये लेवल या इनकी सैलरी कैसे कैसे जो है वो निर्धारित की जाती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप बी की। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ग्रुप बी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रुप बी गेजेटेड एंड ग्रुप बी नॉन गेजेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट की। तो ग्रुप बी गेजेटेड में जो जॉब्स आती हैं वो है सबसे पहले तो इसमें बात ये है कि इनकी जो नियुक्ति है या फिर ये जो सर्विसेज हैं ये बिल्कुल ग्रुप ए की तरह हैं। लेकिन ग्रुप बी की ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं या फिर जो भी इनकी वैकेंसीज रहती हैं वो ज़्यादातर प्रमोशन चैनल के ज़रिए भरी जाती हैं या फिर उनके लिए UPSC के द्वारा कोई ना कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और अब यहाँ बात यह है कि ग्रुप बी गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड में एक अंतर रहेगा कि जो गेजेटेड पोस्ट होती हैं उनकी अपनी एक सील होती है, अपनी एक मोहर होती है, जो कि नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स को नहीं मिलती। और उसमें अगली ध्यान देने लायक बात यह है कि ग्रुप बी गेजेटेड में जो जॉब्स आती हैं उन सब की नियुक्ति किसी भी विभाग के, सरकार के अधीन किसी भी विभाग के प्रमुख के द्वारा की जाती है। और इसमें आते हैं जैसे कि JCO जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स या SCS स्टेट सिविल सर्विसेज। और उसके बाद बात करते हैं ग्रुप बी नॉन गेजेटेड की, या इन्हें कोई ऑफिशियल स्टैंप नहीं दिया जाता। और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एम्प्लॉयज़ ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो कंपनीज होती हैं उनके जो कर्मचारी होते हैं उन सभी की नियुक्ति ग्रुप बी में नॉन गेजेटेड पोस्ट के अधीन की जाती हैं। और उसमें दूसरे आते हैं नेशनल बैंक्स ऑफिसर्स, जो हमारे देश के राष्ट्रीय बैंक हैं उनके जो ऑफिसर्स अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति, ऑफिस सुपरवाइज़र, स्टेट इंस्पेक्टर, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, स्टेट पुलिस ऑफिसर्स, उन सब की नियुक्ति ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट के अधीन की जाती हैं। और उसके बाद बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी में पहले ग्रुप सी एंड ग्रुप टी जैसा कि मैंने बताया पहले इकट्ठे थे, लेकिन 2016 में जब 7th पे कमीशन आया उसमें इन दोनों को मर्ज कर दिया गया
और इसके अधीन जो जॉब्स आती हैं वो ज़्यादातर वो जॉब्स हैं जिनकी जो नियुक्ति है चयन बोर्ड के अधीन की जाती हैं। इसमें की जो जॉब्स आती हैं उनमें से हैं जैसे कि सेक्शन हेड क्लर्क, स्टेनोग्राफर, लैब असिस्टेंट, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, या फिर इंडियन आर्मी में इंडिविजुअली सिपाही लेवल पर या इंडिविजुअली जिनके पास जो कमीशन ऑफिसर्स नहीं होते हैं उस तरह के जो सैनिक हैं वो आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस अधिकारी को कितना वेतन मिलता है, कितनी तरह के जो वेतन एंड भत्ते हैं, वेतन और भत्ते हैं एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं और वो वेतन कैसे तय किया जाता है, प्रमोशन कैसे होती है। इन सभी बातों के ऊपर जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।